6 मई 2025 भारत ने पाकिस्तान के परखच्चे उड़ा दिए, आतंकवाद के ठिकानों को चुन चुन कर मारा और पाकिस्तान जिन देशों को अपना दोस्त समझता था वो भी नहीं आए। यहाँ पर दोभाल जी और मोदी जी ने ऐसा गेम खेला था कि पूरा मिडिल ईस्ट भारत का साथ दे रहा था, लेकिन आसिम मुनीर ने अपने आप को फील्ड मार्शल घोषित कर लिया और अपने आप को दुनिया की नजर में ऐसा दिखाया कि वो लड़ाई जीत गए। पाकिस्तान में पीआर गेम इतना जबरदस्त था कि अपनी जनता को लगा कि सच में कुछ बड़ा जीत लिया, लेकिन झूठ का गुब्बारा कितने दिन तक चलेगा। एक दिन पोल खुली और आसिम मुनीर का भांडा फूटा। पीओके में प्रोटेस्ट्स, बलूचिस्तान में आग, केपीके में जुल्म, सब कुछ एक साथ सामने आने लगा और पाकिस्तान की असली तस्वीर दुनिया के सामने आ गई। इसीलिए अब आसिम मुनीर ने एक नया चूरन चलाया, इस्लामिक नाटो। इसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की शामिल है। 3 देश जो मिलकर एक ऐसा मिलिट्री अलायंस बनाना चाहते हैं जो मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा संगठन। लेकिन असली सवाल ये है, ये इस्लामिक नाटो का चूरन क्या है और पूरा मिडिल ईस्ट पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं है? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। पहले समझते हैं इस्लामिक नाटो की असली सच्चाई और आसिम मुनीर का गंदा गेम। पाकिस्तान में कुछ समय से एक बड़ा खेल चल रहा है। आसिम मुनीर की छवि को पॉलिश किया जा रहा है और इसके लिए पूरा तंत्र लगा दिया गया है। रॉयटर्स में पाकिस्तानी जर्नलिस्ट्स ने एक आर्टिकल लिखा जिसकी हेडलाइन थी, एज पाकिस्तान आर्मी चीफ टर्न्स ऑन हार्डलाइन इस्लामिस्ट ग्रुप्स, ब्लास्फेमी केसेस प्लमेट। 4 राइटर्स में से 3 पाकिस्तानी थे, एक कराची बेस्ड जर्नलिस्ट, एक पाकिस्तानी रिपोर्टर और एक और पाकिस्तानी, और बीच में एक विदेशी नाम डाल दिया ताकि थोड़ी क्रेडिबिलिटी रह जाए। लेकिन ये आर्टिकल क्या बेच रहा था? ये बता रहा था कि आसिम मुनीर ने इस्लामिक हार्डलाइनर्स यानी टीएलपी जैसे ग्रुप्स के खिलाफ एक्शन लिया है और ब्लास्फेमी केसेस कम हो गए हैं, यानी आसिम मुनीर एक मॉडरेट प्रोग्रेसिव लीडर है। लेकिन एक सवाल जो ये आर्टिकल नहीं पूछता, आसिम मुनीर जिसके पिता खुद एक रिलीजियस स्कॉलर थे, जो खुद हाफिजुल कुरान है यानी पूरी कुरान जिन्हें कंठस्थ है, वो इन्हीं टीएलपी जैसे ग्रुप्स के खिलाफ क्यों हो गए? इसका जवाब समझने के लिए एक बड़ी पिक्चर देखनी होगी। पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और टर्की के बीच एक डिफेंस डील हुई है। इसे इस्लामिक नेटो कहा जा रहा है, लेकिन इस इस्लामिक नेटो का लॉजिक क्या है? पाकिस्तान को खतरा किससे है? भारत से या अफगानिस्तान से? सऊदी अरब को खतरा किससे है? ईरान से। टर्की की किससे नहीं बनती? साइप्रस से, ग्रीस से। तो ये तीनों का एक कॉमन एनिमी कौन है? कोई नहीं। इनका कोई एक कॉमन एनिमी नहीं है जिसके लिए ये तीनों मिलकर लड़े। और सबसे बड़ा सवाल जो कोई नहीं पूछता, ईरान एक मुस्लिम देश है। ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका ने मिलकर 28 फरवरी 2026 को हमला किया। ईरान का सुप्रीम लीडर मारा गया। तो ये इस्लामिक नेटो, पाकिस्तान, सऊदी अरब और टर्की ने ईरान की तरफ से एक शब्द क्यों नहीं बोला? क्योंकि ये इस्लामिक नेटो इस्लाम के लिए नहीं है, ये सऊदी अरेबिया के डॉलर्स के लिए है। सऊदी अरेबिया को ईरान से खतरा है और वो चाहता है कि सस्ते में पाकिस्तानी सोल्जर्स मिल जाए जो उसके लिए लड़े। पाकिस्तान को डॉलर चाहिए और आसिम मुनीर को चाहिए हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान का सबसे पावरफुल आदमी बने रहना। ये इस्लामिक नेटो एक और चूरन है, इस्लाम के नाम पर डॉलर का खेल। अब देखते हैं मिडिल ईस्ट आज भारत के साथ क्यों खड़ा है। एक घटना जो कुछ दिन पहले, मोहम्मद सनूफ नाम का एक इंसान सऊदी अरब में रह रहा था और उसे लगता था कि हजारों मील दूर बैठकर वो कुछ भी बोल सकता है और भारत उसका कुछ नहीं कर पाएगा। 1 साल पहले जब पहलगाम अटैक हुआ था तो एक बेटी के पिता उस हमले में शहीद हो गए थे और जब उनकी मौत की खबर फेसबुक पर आई तो इस बंदे ने उस पोस्ट के नीचे कमेंट करके उस दर्द का मजाक उड़ाया था। उस पल से भारत की इंटेलिजेंस की नजर उस पर थी और 1 साल 2 महीने तक कोई हलचल नहीं, बस इंतजार। और जैसे ही वो कैलिकट एयरपोर्ट पर लैंड हुआ, अथॉरिटीज ने उसे वहीं दबोच लिया। ना कोई शोर, ना कोई वार्निंग, बस एक शांत और सटीक कार्रवाई जो ये बताती है कि भारत अब वो भारत नहीं रहा जो देखता रहता था। ये वो भारत नहीं है जो 10 से 15 साल पहले था। ये नया भारत है, मोदी जी का भारत, डोभाल जी का भारत। लेकिन आज हम जो समझने जा रहे हैं वो इससे भी बड़ा है, क्योंकि आज हम समझेंगे कि मिडिल ईस्ट जो कभी पाकिस्तान की हर बात मानता था, जिसने एक बार भारत के एग्रीकल्चर मिनिस्टर को समिट के गेट पर रोक दिया था,
जिसने IC-814 हाईजैक के वक्त इंडिया की रिक्वेस्ट रिजेक्ट करके हाईजैकर्स को फ्यूल दिया था, वो आज भारत का साथ क्यों दे रहा है और पाकिस्तान को क्यों छोड़ रहा है। और इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें 1969 में जाना होगा, जब एक ऐसी घटना हुई जो भारत कभी नहीं भूला। मोरक्को में एक बड़ा समिट हो रहा था जिसमें मुस्लिम देश इकट्ठा हुए थे इजराइल के खिलाफ एक बड़ा कोऑपरेशन बनाने के लिए, जिसे बाद में OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन कहा गया। और ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी वजह से भारत ने अगले कई दशकों तक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बहुत कुछ फेस किया। इंडिया में उस वक्त इंदिरा गांधी PM थीं और वो बहुत समझदार नेता थीं, जो ये जानती थीं कि अगर ये ऑर्गेनाइजेशन बना और इंडिया इसका हिस्सा नहीं बना तो आने वाले दशकों में भारत को बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक और सिक्योरिटी चैलेंजेस फेस करनी होगी। इसीलिए उन्होंने लॉबिंग करवाई, अपने डिप्लोमेट्स को मोरक्को, सऊदी अरब और UAE भेजा और आखिर में इंडिया को इनविटेशन मिल गया। इंडिया ने अपने एग्रीकल्चर मिनिस्टर फखरुद्दीन अली अहमद को भेजा, वो जो बाद में भारत के प्रेसिडेंट भी बने। लेकिन जो हुआ वो इतिहास में दर्ज एक ऐसा अपमान था जिसे इंडिया दशकों तक नहीं भूला। इनविटेशन होने के बावजूद उनके मुंह पर गेट बंद कर दिया गया, उन्हें अंदर नहीं आने दिया गया और अपना सामान उठाकर वापस आना पड़ा। इंटरनेशनल लेवल पर ये इतनी बड़ी ह्यूमिलिएशन थी कि इसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। कारण था पाकिस्तान के प्रेसिडेंट और जनरल याहिया खान ने समिट में साफ कह दिया कि अगर इंडिया इसमें शामिल होगा तो मैं यहां से नहीं निकलूंगा। और पूरा मिडिल ईस्ट पाकिस्तान के सामने झुक गया, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान की जरूरत थी। ये इसलिए नहीं था कि सब मुस्लिम देश थे और पाकिस्तान भी मुस्लिम देश था, बल्कि इसलिए था कि पाकिस्तान की आर्मी मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी का सबसे बड़ा पिलर थी। 1979 में मक्का की ग्रैंड मस्जिद में एक्सट्रीमिस्ट्स ने घुसकर कब्जा कर लिया और सऊदी अरब के पास ना तो इतनी ट्रेन्ड फोर्सेस थीं और ना ही ये भरोसा कि उनके अपने रॉयल गार्ड्स किसी को धोखा न दें, क्योंकि जब आपके रॉयल फैमिली में हजारों मेंबर्स हों तो ये पता नहीं होता कि कौन कब धोखा दे दे। उन एक्सट्रीमिस्ट्स को निकालने के लिए पाकिस्तान के SSG कमांडोज बनाए गए और 1980 में लाखों की गिनती में पाकिस्तान के सोल्जर्स सऊदी अरब में तैनात हो गए, जो उस पूरे एरिया की रक्षा करते थे। पाकिस्तान की आर्मी मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी का सबसे बड़ा पिलर बन गई और एक एक पाकिस्तानी फौजी को हजारों डॉलर्स मिलते थे। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेवरेज था, जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट के देश पाकिस्तान की हर बात मानते थे। पाकिस्तान जो कहता वो होता और इंडिया चाहे जितना कोशिश करे, मिडिल ईस्ट कभी इंडिया का साथ नहीं देता था। इसीलिए दाऊद इब्राहिम दुबई में बैठकर इंडिया में हैवोक मचाता रहा और इंडिया कुछ नहीं कर सकता था। इसीलिए जब IC-814 हाईजैक हुआ और प्लेन दुबई में लैंड हुआ तो इंडिया ने रिक्वेस्ट की कि हमारे NSG कमांडोज को प्लेन में ऑपरेशन करने दो, लेकिन दुबई ने रिजेक्ट कर दिया और उल्टा हाईजैकर्स को फ्यूल देकर अफगानिस्तान भेज दिया। ये था 2015 से पहले का इंडिया, जो हेल्पलेस था, इग्नोर्ड था और ह्यूमिलिएटेड था। लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन चेंज होने लगी थी। 1990 से 2014 के बीच मिडिल ईस्ट की अपनी सिचुएशन बदल रही थी। टेक्नोलॉजी आ गई, इंटरनेट आ गया, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया और मिडिल ईस्ट के देशों को अब उतनी जरूरत नहीं थी पाकिस्तान की सिक्योरिटी की जितनी पहले थी। लेकिन फिर भी कोई बड़ा रीजन नहीं था कि मिडिल ईस्ट इंडिया के फेवर में जाए। वो बड़ा रीजन आया 2015 में, जब मोदी जी PM बने और डोभाल जी NSA बने। ये अपने आप में एक सिग्नल था पूरी दुनिया को कि इंडिया अब डिफेंसिव नहीं बल्कि ऑफेंसिव खेलेगा। और ऑफेंसिव का मतलब सिर्फ मिलिट्री नहीं था, बल्कि डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव भी था, जो किसी भी मिलिट्री एक्शन से ज्यादा पावरफुल होती है। मोदी जी ने सबसे पहला काम ये किया कि सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से सीधे पर्सनल रिलेशनशिप बनाई। MBS एक न्यू जनरेशन का लीडर था जो सऊदी अरेबिया को विजन 2030 के तहत एक मॉडर्न इकोनॉमी में बदलना चाहता था। ऑयल पर निर्भरता कम करना चाहता था, टूरिज्म बढ़ाना चाहता था और टेक्नोलॉजी लाना चाहता था। उसे एक रिलायबल, स्टेबल और पावरफुल पार्टनर चाहिए था जो उसके साथ लॉन्ग टर्म में खड़ा रहे। पाकिस्तान उसे क्या दे सकता था? सिर्फ डेट, टेररिज्म, इंस्टेबिलिटी और एक आर्मी जो अपनी ही जनता को दबाती थी। इंडिया उसे क्या दे सकता था? 1.4 बिलियन की मार्केट जो हर साल बढ़ रही है,
वर्ल्ड क्लास आईटी इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो पूरी दुनिया को दवाइयां देती है, डिफेंस टेक्नोलॉजी जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल जैसी चीजें हैं, करोड़ों की स्किल्ड वर्कफोर्स और सबसे बड़ी बात, एक स्टेबल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो अपने कमिटमेंट्स पर टिकी रहती है। MBS का जवाब क्रिस्टल क्लियर था और सऊदी अरेबिया ने इंडिया के साथ ऐसे डील्स किए जो पहले कभी नहीं हुए थे। UAE के साथ भी यही कहानी दोहराई गई। UAE के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद यानी MBZ की मोदी जी से जो फ्रेंडशिप बनी वो सिर्फ डिप्लोमेटिक लैंग्वेज नहीं थी बल्कि एक जेन्युइन पर्सनल कनेक्शन था। MBZ ने पब्लिकली कहा कि मोदी जी उनके भाई हैं और ये सिर्फ एक कॉम्प्लीमेंट नहीं था। UAE ने इंडिया में $75 बिलियन इन्वेस्ट करने का कमिटमेंट दिया जो किसी भी मिडिल ईस्ट देश का इंडिया में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट था। इंडिया ने UAE के साथ पहली बार किसी मुस्लिम देश के साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया जिसमें दोनों देशों के बीच ट्रेड बिना किसी बड़े टैरिफ के होती है। UUPI पेमेंट सिस्टम UAE में लॉन्च हुआ जिससे UAE में काम करने वाले 35 लाख इंडियंस सीधे और सस्ते में अपने घर पैसे भेज सकते हैं और इंडियन रुपी में ट्रेड शुरू हुई जो इंडिया की करेंसी को एक नई ग्लोबल पहचान दे रही है। ये सब तब हो रहा था जब पाकिस्तान IMF से लोन मांग रहा था और अपनी आर्मी को सऊदी अरब में रेंट पर देकर पैसे कमाने की कोशिश कर रहा था। और फिर आया 6 मई 2025 जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को एक एक करके चुन चुन कर तबाह किया और पूरी दुनिया ने उस दिन देखा कि मिडिल ईस्ट ने कहां खड़े होना चूज किया। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया, UAE ने एक्सप्लिसिटली इंडिया का साथ दिया, कतर ने मीडिएशन की पेशकश की लेकिन पाकिस्तान के फेवर में एक शब्द नहीं बोला। बहरीन, ओमान, जॉर्डन सब ने या तो चुप्पी साधी या इंडिया के साथ खड़े हुए। सिर्फ टर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया लेकिन टर्की की अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, लीरा की वैल्यू गिर रही है और मिडिल ईस्ट में टर्की का इन्फ्लुएंस पहले जैसा नहीं रहा। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि डोभाल जी ने ऑपरेशन सिंदूर से बहुत पहले ही डिप्लोमेटिक ग्राउंड वर्क इतनी मजबूती से कर दी थी कि मिडिल ईस्ट के देशों के लिए इंडिया का साथ देना न सिर्फ स्ट्रेटेजिक बल्कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रूप से भी सबसे सही चॉइस था। ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह पिटने के बाद आसिम मुनीर ने एक नया प्लान निकाला जिसे उसने इस्लामिक नेटो का नाम दिया। पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्की को मिलाकर एक मुस्लिम मिलिट्री अलायंस बनाने की बात की। लेकिन ये एक ऐसा ड्रीम है जो कागज पर तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन हकीकत में इसके तीनों मेंबर्स की अपनी अपनी इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं कि ये अलायंस कभी वो नहीं बन सकता जो आसिम मुनीर दिखाना चाहता है। सऊदी अरेबिया को इंडिया से ट्रेड करनी है, इंडिया से टेक्नोलॉजी चाहिए, ब्रह्मोस मिसाइल चाहिए, इंडियन फार्मा प्रोडक्ट्स चाहिए और इंडियन IT प्रोफेशनल्स की जरूरत है। क्या सऊदी अरब पाकिस्तान के लिए ये सब छोड़ेगा जबकि पाकिस्तान उसे सिर्फ इंस्टेबिलिटी देता है? टर्की की इकोनॉमी इन्फ्लेशन से जूझ रही है और वो खुद इंडिया के साथ डिफेंस डील्स करना चाहता है। क्या टर्की पाकिस्तान के लिए इंडिया से दुश्मनी मोल लेगा? और पाकिस्तान के पास है क्या न्यूक्लियर वेपन्स जो यूज नहीं कर सकता क्योंकि पूरी दुनिया उसे आइसोलेटेड कर देगी। एक आर्मी जो अपनी जनता को दबाती है, बलूचिस्तान जल रहा है, POK में प्रोटेस्ट्स है, KPK में अत्याचार है और एक इकोनॉमी जो IMF के कर्ज पर टिकी है। इस्लामिक नेटो एक और चूरन है, वही पुरानी बात नए पैकेज में। और मिडिल ईस्ट के देश इतने भोले नहीं हैं कि इस चूरन को पी लें। मिडिल ईस्ट आज इंडिया को इसलिए चूज कर रहा है क्योंकि इंडिया आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और 2030 तक तीसरी बनने की राह पर है, जो मिडिल ईस्ट के देशों के लिए सबसे बड़ा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट और अंडमान निकोबार में इंडिया की मिलिट्री प्रेजेंस ये बताती है कि इंडिया अब एक रियल मिलिट्री पावर है जो मलाक्का स्ट्रेट से लेकर पर्शियन गल्फ तक समुद्री रास्तों की रक्षा करने में सक्षम है। पाकिस्तान ने मिडिल ईस्ट को बार बार डबल गेम खेलकर धोखा दिया है। ईरान को वेपन्स भेजे, चाइना के साथ डील्स की और सऊदी अरब को बताया कुछ और, लेकिन इंडिया ने कभी ऐसा नहीं किया। और सऊदी अरब में 26 लाख, UAE में 35 लाख, कतर में 7 लाख इंडियंस काम करते हैं।
जो इन देशों की इकोनॉमी की रीढ़ है, और ये कनेक्शन इंडिया को एक ऐसा नेचुरल लेवरेज देता है जो पाकिस्तान कभी नहीं दे सकता। जो इंडिया 1969 में मोरक्को के समिट से अपमानित होकर वापस आया था, जो इंडिया IC 814 हाईजैक के वक्त दुबई से भीख मांग रहा था, जो इंडिया दाऊद को पाकिस्तान में देखता रहता था और मिडिल ईस्ट कुछ नहीं करता था, वो इंडिया आज वो इंडिया नहीं है। आज वो इंडिया है जिसने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और मिडिल ईस्ट ने सिर झुकाया। आज वो इंडिया है जिसके साथ सऊदी अरब, UAE और पूरा गल्फ खड़ा है। आज वो इंडिया है जिसने सऊदी अरब में बैठे एक इंसान का 1 साल पुराना कमेंट याद रखा और जैसे ही वो इंडिया लैंड हुआ अरेस्ट कर लिया। ये मोदी जी की डिप्लोमेसी है, ये डोभाल जी का इंटेलिजेंस ऑपरेटस है, और ये उस भारत की कहानी है जो हर दिन और मजबूत होता जा रहा है। मुनीर इसीलिए भारत में आतंकवाद के रास्ते ढूंढता रहता है और किसी तरह भारत पर हमला करवाता है। भारत जवाब देता है, पाकिस्तान थोड़ा तबाह होता है और फिर मुनीर सऊदी अरब और अमेरिका के दरवाजे पर पहुंच जाता है कि देखो हम बहुत बड़े खतरे में हैं, हमें पैसा दो। ये उसका सबसे पुराना और सबसे घिसा हुआ फॉर्मूला है जो वो बार बार दोहराता है। लेकिन पिछले 10 से 15 सालों में डोभाल जी ने ऐसा गेम खेला है कि पाकिस्तान की ये चाल हर बार फेल होती रहती है। अब पाकिस्तान हमला करता है तो भारत जवाब देता है, लेकिन साथ में डिप्लोमेटिक और इंटेलिजेंस लेवल पर ऐसा घेरा बन चुका है कि पाकिस्तान को न सऊदी अरेबिया से उतना पैसा मिलता है जितना पहले मिलता था, न अमेरिका उतना सपोर्ट करता है, और न ही मिडिल ईस्ट के देश पाकिस्तान की बात उतनी सीरियसली लेते हैं, क्योंकि डोभाल जी ने हर उस डोर को पहले से बंद कर दिया है जहां जहां से पाकिस्तान को ऑक्सीजन मिलती थी। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच ये है कि मिडिल ईस्ट का ये शिफ्ट रातों रात नहीं हुआ। ये दशकों की उस डिप्लोमेटिक मेहनत का नतीजा है जो मोदी जी और डोभाल जी ने चुपचाप बिना किसी शोर के की। 1969 में जब भारत के एग्रीकल्चर मिनिस्टर को मोरक्को के समिट में गेट पर रोका गया था, उस दिन भारत ने एक सबक सीखा था कि दुनिया में सिर्फ भावनाओं से नहीं बल्कि ताकत से, स्ट्रेटजी से और इकोनॉमिक लेवरेज से रिश्ते बनते हैं। और आज उसी सबक को जीते हुए भारत वो बन गया है जिसकी जरूरत पूरे मिडिल ईस्ट को है। पाकिस्तान के पास आज भी न्यूक्लियर वेपन्स है, पाकिस्तान के पास आज भी एक बड़ी आर्मी है, लेकिन उसके पास वो नहीं है जो दुनिया को चाहिए, एक रिलायबल पार्टनर, एक स्टेबल इकोनॉमी और एक ऐसी सरकार जो अपने वादों पर टिकी रहे। आसिम मुनीर का इस्लामिक नाटक, उसका PR गेम, रॉयटर्स में पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से लिखवाए गए आर्टिकल्स, ये सब उस डूबते हुए इंसान की कहानी है जो तिनके का सहारा ढूंढ रहा है। और उधर भारत जो कभी हेल्पलेस था, इग्नोर्ड था, ह्यूमिलिएटेड था, आज वो भारत सऊदी अरेबिया में 26 लाख, UAE में 35 लाख इंडियंस की ताकत के साथ, ब्रह्मोस की पावर के साथ और मोदी जी की डिप्लोमेसी के साथ दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल प्लेयर्स में से एक बन चुका है। ये मोदी जी का भारत है, ये डोभाल जी का भारत है। जय हिंद।